चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो सुनो, यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, यूनिवर्स, कहीं भी हो, किसी स्टार पे हो, चाहे किसी प्लेनेट पे हो, है ना, चाहे किसी प्लेनेट के मून पे हो, वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसकी वजह है उन पार्टिकल्स में मास का होना। मास की वजह से दुनिया के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे पर अट्रैक्टिव, क्या बोलो, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो लगा रहे हैं ड्यू टू देयर मास, बिकॉज ऑफ देयर मास। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि मैं अगर इस पेन के अंदर अगर कोई एक एटम है जिसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन, अभी सूरज के अंदर भी तो बहुत सारे एटम्स है, उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन अभी उस इलेक्ट्रॉन पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन लग तो रहा होगा। सही है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब है दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन अरबों खरबों किलोमीटर भी रखोगे ना, तब भी ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। अच्छा, ऐसा ही सोचो ना, धरती जो है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स। धरती और सूरज के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है। अरे बोलिए ना, तो 15 करोड़ सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर को मामूली डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस पे भी अच्छा खासा ग्रेविटेशनल फोर्स लग जा रहा है। तो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। उसके बाद ये डिपेंड नहीं करता है किस पर, तो पार्टिकल्स के बीच के मीडियम पे डजंट डिपेंड। इसका मतलब हुआ एक पार्टिकल दूसरे पे अगर 10 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो बीच का मीडियम बदल दीजिए, हवा हटा के पानी भर दीजिए, फिर भी अभी 10 न्यूटन ही फोर्स लगेगा। बोलो, चलो ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मान लीजिए आपके पास दो मासेस है m1 और m2, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? r है बाबू। तो ये m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा। मान लीजिए कुछ f फोर्स लगा के, तो m2 भी m1 को अपनी तरफ खींचेगा। और बताइए f की f डैश, f की f डैश, f ही लगेगा, जबकि m1 और m2 अलग अलग है। m1 और m2 अलग अलग है, अभी भी f और f, ये 5 kg वो 50 kg, तो जितना ये उस पर लगाएगा उतना ही ये इस पर लगाएगा। सही ऐसा होगा क्या? एकदम ऐसा ही होगा, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक पार्टिकल दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है, दूसरा ही पहले पर उतना ही फोर्स लगाता है। बोलिए ना, ये हम लोग देख रहे थे कि जैसे मान लीजिए ये धरती है, क्या है? तो धरती अगर किसी 1 kg के ऑब्जेक्ट पे, 1 kg के ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है जा, अरे फोर्स कितना लगता है? mg। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे कितना लगता है? mg लगता है। सही है, तो बाबू का मतलब 1, g का मतलब 10 ना। तुम यकीन मानो ये ऑब्जेक्ट भी धरती पर ऊपर की तरफ अभी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। हाँ लगा, लेकिन ये हल्का चीज है, हल्की चीज है, हल्की चीज है। 10 न्यूटन के फोर्स का इस पर असर पड़ेगा। बोलिए ना, आपको इसका एक्सेलरेशन दिखाई देगा, दिखेगा कि ये एक्सेलरेट करने लगा। लेकिन इसका मास कितना होता है पता है? 6 गुना 10⁻24 kg। 6 के ऊपर तुम 24 को जीरो लगाओगे तो जाके इसका मास तुमको मिलेगा। ये कोई मामूली मास है। अब इतने भारी चीज पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो कोई असर पड़ेगा? तो इसीलिए धरती तो आपको ऊपर आता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपको नीचे जाता हुआ दिखता है। लेकिन ये एक बात यकीन रखिएगा कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स सेम लगा रहा है। सही है। इसी फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी m1 इंटू m2 के। और बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो ऊपर रहेगा और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो नीचे रहेगा। और क्या पहली बार हम फोर्स डिराइव कर रहे हैं? पहली बार फोर्स का जन्म हो रहा है ना? पहली बार फोर्स का जन्म हुआ था न्यूटन सेकेंड लॉ में। तो वहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने 1 लिया था, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया तो उसकी वैल्यू कितनी है? g है। तो ये m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर और g आता है
6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या केजी स्क्वायर। बोलो अब सुनो, ये जो 10 टू द पावर -11 तुमको ये जो दिख रहा है, क्या लग रहा है ये कैसी क्वांटिटी है? छोटी कि बहुत छोटी? बहुत बहुत छोटी। क्योंकि इसको अगर आपको डेसिमल में तोड़ के लिखना होगा तो आप इसको ऐसे लिखिएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 6 6 7, ये इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तुमको नहीं लग रहा कि हद से ज्यादा छोटा क्वांटिटी हो गया? इस हद से कम, हद से ज्यादा कम, हाँ ये ठीक है, हद से ज्यादा कम या हद से ज्यादा छोटी वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स हो जाता है। आप समझ रहे हैं? बहुत कमजोर हो जाता है ये। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 100 केजी के दो ऑब्जेक्ट्स ले लें जिनके बीच का सेपरेशन कितना है, 1 मीटर है, तो बताइए ये दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे? तो Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी की जगह पे बाबू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, वो सब न्यूटन, वो सब छोड़िए, अब लास्ट में सीधे न्यूटन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? फोर्स निकाल रहे हैं। m1 की जगह पे 100, बोलो m2 की जगह पे 100 और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर, सीधे लास्ट में लिखो क्या? न्यूटन। अब तुम बताओ ये 100 इंटू 100 10 टू द पावर 4 और ये है 10 टू द पावर -11, तो ये बन जाएगा 6.67। अरे ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये ऊपर का हो गया 10 टू द पावर -7 न्यूटन ना हो गया, और नीचे में तो बस 1 है, तो 1 का कोई काम नहीं है। सही है? तो यानी कि ये जो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं वो किस इतने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। इसको अगर आपको लिखना होगा तो ये होगा 0.1 2 3 4 5 6 6 6 7, इतना न्यूटन। क्या लग रहा है ये कैसा फोर्स है? बहुत छोटा है कि नहीं? ये इतना छोटा है कि हम महसूस भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम महसूस करने की कोशिश भी करें तो नहीं कर पाएंगे। आइए कोशिश करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये वही 200 केजी के ऑब्जेक्ट्स है, बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, बोलो बोलो, और दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं इतना। इस फोर्स को अगर मैं लिखूं ढंग से तो 10 टू द पावर -7 नीचे जाके क्या बनेगा? 10 टू द पावर, और 10 टू द पावर 7 का मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ यानी कि 6.67 न्यूटन के फोर्स को तुमको कितने भाग में बांटना है? 1 करोड़ भाग में बांटना। बाप रे बाप, बहुत बहुत ज्यादा भाग में बांटना है। तो हम अब चलिए महसूस करने की कोशिश करते हैं कि ये फोर्स आखिर होता कितना होगा ना बाबू। तो एक काम करो ना, तुम ना 667 ग्राम आलू लो, 667 ग्राम आलू। अरे हम 667 ग्राम कहाँ से लेंगे? मतलब हम तो 750 ग्राम खरीदे होंगे। 1.5 पाव नहीं, 1.5 पाव थोड़े हुए, 3 पाव ना हुआ है, 1 पाव 250 ग्राम का होता है, तो 3 पाव हमने लिया 750 ग्राम, और डंडी मार के हमको दे दिया। डंडी समझता है? हाँ, कुछ उसमें घपला कर दिया, और घर पे जाके जब हम मेजर किए तो आलू बस निकला कितने का? 667 ग्राम का, इतना ही निकला। अब उसको आप अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ लीजिए। 667 ग्राम का ये आलू है। अच्छा, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया जाए। ग्राम में रखना वो सब केमिस्ट्री वालों की आदत होती है, हम लोग तो किस में रखते हैं? तो केजी में रखने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे ना, तो 1000 से डिवाइड करोगे 0.667 केजी हो गया। अब एक बात बताइए, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा इस पर? mg। तो m तो इतना है और g की वैल्यू होती है 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक हिस्सा क्या जाएगा? दिस विल बी 6.67 न्यूटन। तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नीचे लग रहा है 6.67 न्यूटन। तो इसको बैलेंस रखने के लिए आपको अपने हाथ से कितना फोर्स लगाना पड़ रहा होगा? 6.67 न्यूटन। तब ना ये रेस्ट में आएगा, तब ना इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। अब अगर आपने इस पर ऊपर की तरफ लगा दिया है 6.67 न्यूटन, तो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये आलू भी आपके हाथ पर नीचे की तरफ लगाएगा 6.67 न्यूटन। यानी अभी देखिए, ये जो आप फोर्स महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, ये 667 ग्राम आलू का ये जो वजन हम महसूस कर रहे हैं वो कितना है? 6.67 न्यूटन है। लेकिन हमको तो उसका भी 1 करोड़ भाग में बांटना ना है,
तो एक के बार 1 करोड़ भाग में बांट दोगे तो और फील नहीं आएगा। 10-10 भाग में बांटते हैं हम लोग। तो मान लो कि ये टोटल 10 गो आलू है। कितना है? 10 गो आलू है। 9 गो आलू फेंक दो, बस 1 आलू हाथ में रखो। ठीक है, 1 आलू। आप एक बात बताइए, अब आप ये जो फोर्स महसूस कर रहे हैं वो कितना फोर्स महसूस कर रहे हैं? तो 6.67 न्यूटन का 10 गुना कम ना हो गया? अरे यार, 10 को मिलकर इतना लगा रहा है तो ये वो कितना लगाएगा? तो इसको 10 गुना कम कर दीजिए। ये है अभी 6.67 न्यूटन का कितना? 10 गुना कम। 1 आलू हाथ पर रखिए, जो फोर्स आप महसूस कर रहे हैं ये इतना फोर्स है। 6.67 न्यूटन का 10 गुना कम फोर्स महसूस कर रहे हैं। अभी तो 1 करोड़ भाग में ना बांटना है, चलो 10 भाग में और बांटते हैं। अब इस आलू का हम लोग चिप्स बनाते हैं। मान लो 10 गो चिप्स बना। कितना बना? इक्वल मास का 10 चिप्स बना। 9 चिप्स फेंक दीजिए, 1 चिप्स को आप अपने हाथ में रखिए, 1 चिप्स को। तो कहने का मतलब है फोर्स को हमने अब 10 गुना और कम कर दिया। अरे इसमें 10 गो चिप्स ना था, 10 चिप्स मिलकर इतना फोर्स लगा रहा था, तो 1 चिप्स 10 गुना कम फोर्स लगाएगा। यानी अभी जो हम फोर्स, देखिए 1 चिप्स आप अपने हाथ पे रखिएगा। अभी कभी खाइएगा ना जिंदगी में चिप्स, 1 गो चिप्स हाथ में रख के और महसूस करने की कोशिश करिएगा। अभी आप जो वजन महसूस कर रहे हैं वो है 6.67 न्यूटन का कितना? 100वां भाग आप महसूस कर रहे हैं। अभी और बांटना है इसको। अभी देखो चिप्स में लाइन 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 होता है। तो मान लो कि 10 गो लाइन है, 9 लाइन फेंक दो, बस 1 लाइन अपने हाथ में रखो। 1 लाइन अपने हाथ में रखो। ये जो तुम फोर्स महसूस कर रहे हो, ये अभी तुम फोर्स महसूस कर रहे हो 6.67 न्यूटन डिवाइडेड बाय कितना? 1000। अरे यार, अभी तो 1000 हुआ, अभी तो 10,000 इससे में और बांटना है इसको। अब तुम बताओ, ये 1 लाइन चिप्स का था, उसको तुम 10,000 हिस्सों में बांटोगे, तुमको क्या मिलेगा? डस्ट पार्टिकल टाइप का नहीं मिलेगा। और वो डस्ट पार्टिकल अगर आप अपने हाथ में रखिएगा तो आप महसूस कर पाइएगा? नहीं ना महसूस कर पाइएगा। मान लीजिए आप भीख मांग रहे हैं और कोई आके एक डस्ट पार्टिकल मैंने आलू डाल, 1 आलू रख देगा तो महसूस हो जाएगा। और वो कितना फोर्स महसूस करेगा? इतना करिएगा, चिप्स है इतना। लेकिन कोई डस्ट पार्टिकल एगो ला के रख दे, अरे वैसा वैसा तो अरबों खरबों डस्ट पार्टिकल तो अभी हमारे हाथ पर है। आप ऐसे ऐसे करके देखिए ना कुछ इसमें से निकल ही जाएगा नहीं निकल जाएगा? हाँ। तो क्या हम ये महसूस कर पा रहे हैं? तो इससे देखो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि 100 केजी का एक आदमी, 100 केजी के एक आदमी पे, ओए 100 केजी का कोई मामूली आदमी है नहीं। अरे हट्टा कट्टा आदमी होगा वो। 1 मीटर के सेपरेशन पे, 1 मीटर के सेपरेशन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पे लगा रहा है ना, वो उतना ही है जितना कि एक डस्ट पार्टिकल रखने से हम लोग महसूस करते हैं। यानी हम महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी हम लोग एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस नहीं करते हैं। नहीं ना करते हैं? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? नहीं हुआ है। बोलो। अब सुनो, 100 केजी का एक आदमी, 100 केजी के एक आदमी का ग्रेविटेशनल फोर्स तो महसूस नहीं कर पाता है। लेकिन वही आदमी अगर किसी चीज के किनारे पर चला जाए, जैसे मान लीजिए कि मैं इस स्टेज के किनारे पर आ गया, बोलो बाबू, और मैं अब इससे आगे जाना, मैंने चाहा कि मैं इससे आगे चला जाऊं, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो नीचे चला जाऊंगा। तो ये बताओ, ये मैं क्यों नीचे चला गया? मैं तो आगे जाना चाह रहा था, नीचे क्यों चला गया? किसकी वजह से चला गया? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चला गया। तो मैंने क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस कर लिया? क्योंकि अब की बार मुझको खींचने वाला कोई 100 केजी का आदमी थोड़े है। अब की बार मुझको खींचने वाला तो है? अब की बार मुझको खींचने वाला तो 6 × 10⁻24 केजी का अर्थ है। अरे बोलिए ना। तो इसीलिए मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस किया। यानी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करना है तो दोनों में से कम किसी एक मास का बहुत ज्यादा होना जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं ना कि Fg = होता है Gm1m2 अपन क्या। अब ये चीज जब बहुत कम है, अरे तो कम से कम इन दोनों में से किसी एक को बहुत ज्यादा होना चाहिए ना। और बहुत ज्यादा का मतलब क्या?
मतलब वो हाथी होना चाहिए, पहाड़ होना चाहिए, जी नहीं, वो सूरज होना चाहिए, वो चांद होना चाहिए, वो कोई प्लेनेट होना चाहिए, वो इतना भारी होना चाहिए, तब जाके हम ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस कर पाते हैं। क्लियर है? वही बात इसमें सब लिखा होगा, आप इसको पढ़िएगा, जो अभी मैंने बताया ना वही सब इसमें लिखा होगा। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ठीक है, अब आखिरी कॉन्सेप्ट है, बस अब गिन के 5 मिनट, ठीक है? 5 मिनट बाद तो तुम मुझसे पूछना भी मत, तुम उठ के चले जाना, ठीक है? ऑल लार्ज सिस्टम्स, दुनिया के जितने बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, और दुनिया के बाबू सबसे बड़े बड़े सिस्टम्स में कौन कौन से सिस्टम? सोलर सिस्टम, सोलर, गैलेक्सी का सिस्टम, गैलेक्सीज मिलती हैं तो क्या बनता है? क्लस्टर्स मिलते हैं, क्लस्टर्स का सिस्टम। तो जितनी दुनिया के बड़े बड़े सिस्टम, उन सब पता है किस बैलेंस किया है? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। कमाल की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े सिस्टम को दुनिया के सबसे कमजोर फोर्स ने बैलेंस किया है। अरे बोलो ना। चलो, जैसे ये मान लीजिए कौन है? सूरज है, और ये है धरती। तो धरती को तो सूरज के अराउंड चक्कर लगाना है, और हालांकि इसी चैप्टर में अभी पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में, नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो पाथ होता है वो एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता है, थोड़ा सा दबा होता है, इलिप्टिकल होता है, चपटा होता है, बिल्कुल, लेकिन लगभग में वो दिखता सर्कुलर ही है, उतना हम नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसको इसके अराउंड सर्कुलर मोशन करना है तो इसको तो चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल यहाँ कौन प्ले करेगा? कौन प्ले करेगा? धरती का ग्रेविटेशनल, मतलब सूरज और धरती के बीच में लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स ना, तो ये इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है? अच्छा बताइए, यहाँ धरती ने सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों महसूस कर लिया? क्योंकि धरती का तो वो तो 6 पॉइंट क्या कहा जाता है उतना था, सूरज का मास तो और ज्यादा होता है, 10⁻30 के ऑर्डर का होता है वो, शायद लगभग, ठीक है? तो चूंकि दोनों का मास बहुत बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए ये इसका ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस कर पा रहा है। तो ये हो गया। चाहे मान लीजिए कि धरती के अराउंड मून भी तो रिवॉल्व करता है, तो मून को कौन सेंट्रीपिटल फोर्स देता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए उसको बांध के रखे हुए है। क्यों? क्योंकि धरती का मास भी बहुत ज्यादा है और मून का मास भी बहुत ज्यादा है, ठीक है? अच्छा, बात अगर हम गैलेक्सीज की करें तो आपको पता है हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे है नाम, कई अरबों खरबों स्टार्स हैं उसमें, ठीक है? और सुनिए, किसी भी गैलेक्सी के अंदर जितने भी स्टार्स होते हैं, क्या लगा रेस्ट में होते हैं क्या? वो लोग भी मूव कर रहे हैं, वो लोग भी मूव कर रहे हैं। ये जो आपको धुआं धुआं सा दिख रहा है, ये सब एक स्टार है, मतलब ये जितना भी आपको पार्टिकल्स टाइप का है ना, सब क्या है? स्टार है। और इसी में हमारा सूरज जो है वो कहीं यहाँ होता है, कहाँ होता है? कहीं यहाँ होता है। तो सूरज को भी गैलेक्सी के सेंटर के अबाउट क्या करना होता है? वो सर्कुलर मोशन करना होता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा सूरज रेस्ट में, एक्चुअली दुनिया में कुछ भी रेस्ट में नहीं है। ये गैलेक्सी भी मूव करता है, पूरा का पूरा गैलेक्सी भी मूव करता है, लेकिन सूरज सन गैलेक्सी के सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है? सर्कुलर में। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? तो बाबू इसके सूरज के अलावा जितने भी स्टार्स हैं ना, वो सब के सब मिल के इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और कमाल की बात यह है कि सारे स्टार्स मिल के इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं वो किधर की तरफ आ रहा है? मैंने जब रिजल्टेंट निकालोगे ना, अरे यार ये वाला स्टार इधर खींच रहा होगा, वो वाला स्टार उधर खींच रहा होगा, बोलो ये वाला स्टार इधर खींच रहा होगा, लेकिन जब रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो पता चलेगा वो किधर की तरफ आ रहा है? सेंटर की तरफ। तो यही रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे सूरज को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से वो गैलेक्सी के साथ रिवॉल्व कर रहा है। तो दुनिया के जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं उसको किसने बैलेंस किया है? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। क्या बोलते हो? ठीक है, चलो हम लोग कल मिलते हैं।